बालक इस चैनल का ये सबसे पहला वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। रियल नंबर चैप्टर जो है बालक बहुत ही आसान तरीके से। और इस बार यानी कि 2022 और 23 का जो एग्ज़ाम है, बेसिकली अब बोला जाए तो 2023 का जो एग्ज़ाम है जो मार्च में तुम्हारा होने वाला है, उसके लिए इसमें सफिशिएंट डेटा मिलेगा। अगर इतना रिवाइज कर लोगे तो कहीं ना कहीं रियल नंबर चैप्टर पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तगड़ा बन जाएगा। बालक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालक हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक बात है, तुम पहले से भी जानते हो, जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लिया जाए। प्राइम नंबर जानना जरूरी है तुम्हारे लिए एग्जैक्टली कि प्राइम नंबर होता क्या है। बालक ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, या तुम बोल लो ऐसा नंबर जो केवल दो नंबर से डिविजिबल हो, एक तो 1 और एक वो खुद, जैसे कि 2 है बालक। इसका अगर देखा जाए तो एक इसको डिवाइड करने वाला नंबर है 1 और एक डिवाइड करने वाला नंबर है ये खुद यानी कि 2, देन 2 इज अ प्राइम नंबर। ये बात तुम जानते हो। उसी तरीके से 5 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 एक 1 से डिवाइड होगा और 5 एक खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिल पाएगा जिससे 5 डिवाइड हो, यही दो नंबर मिल पाएगा। देन हम लोग बोल पाएंगे कि 5 एक प्राइम नंबर है बालक। यानी कि प्राइम नंबर होने के लिए उसके पास ये कंडीशन है कि उस नंबर का केवल दो ही फैक्टर होना चाहिए, दो ही डिवाइजर होना चाहिए। बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। देखो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि देखो 4 के बारे में डिस्कशन किया जाए। 4 जो है ना, ये एक 1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, 4 का दूसरा फैक्टर बालक 2 हो गया, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और तीसरा जो फैक्टर है वो ये खुद 4 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा दिख रहा है अपने को, है ना, एक 1 एक 2 एक 4, है ना। तो ऐसे केस में 4 जो है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देंगे। और इसमें बालक ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि को प्राइम क्या होता है। बहुत ही इजी है, एक बार इसे भी रिवाइज कर लिया जाए। दोज नंबर्स डेट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर्स जिसका केवल एक ही फैक्टर हो और वो भी 1 हो उसे हम लोग को प्राइम बोल देंगे। जैसे 2 और 3 बालक, है ना, 2 और 3। देखो इसका फैक्टर क्या है, 1 और 2 है। इसका फैक्टर क्या है बालक, इसका फैक्टर है 1 2 और 3, सॉरी 1 और 3 है, 1 और 3 है। इसका 1 2 और इसका 1 3 कॉमन देखा जाए तो दोनों में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर में, तो दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम बालक बोल सकते हैं। बात क्लियर है ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लिया जाए को प्राइम का। जैसे 4 और 7 है बालक, है ना। 4 का फैक्टर देखो, 4 का एक फैक्टर 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा बालक 4 है। 7 का देखा जाए, 7 का अगर हम लोग फैक्टर देखें बालक, तो 7 का एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 7, है ना, दो फैक्टर है। कॉमन का बात किया जाए, 4 और 7 में कॉमन का बात किया जाए तो 1 एंड ओनली एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो नंबर है बालक 4 और 7 ये को प्राइम नंबर होगा। आई होप बालक यहाँ तक तुम्हें पूरा बात क्लियर होगा। एक और बात हम लोग ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है कि को प्राइम नंबर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डेट इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, है ना, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ये भी बात ध्यान रखोगे। एक हम ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखे थे बनते हुए, इसलिए इस वीडियो में इस बात को भी हम ऐड कर लिए। और एक और बात ध्यान रखोगे कि प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर है, डेट इज 2। 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी मिल रहा होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। बात क्लियर है ना। और ये सबसे बालक शॉर्टेस्ट प्राइम, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत, यहां तक बेसिक बात क्लियर होगा। नेक्स्ट बात देखा जाए, नेक्स्ट बालक हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जो बातें हैं इसको ध्यान से देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बालक। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि √2 को इरेशनल प्रूफ करो, √3 को इरेशनल प्रूफ करो, वहां पर इसका यूज आएगा। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, है ना, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। देखो ऐसा नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए और q जो है बालक ये 0 ना हो, है ना, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो, वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं।
बट यहां पर एक बात ऐड किया गया है कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये क्यों ऐड किया गया है, इस बात को समझा जाए अच्छे से, है ना। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं बालक, एक हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर 4/14 का। जैसे एक 4/14 जो है ये एक रेशनल नंबर है, तुम जानते हो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यार यहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये एक रेशनल नंबर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बट यहाँ पर नोटिस किया जाए कि यार ये तो को प्राइम नंबर नहीं है ना, ये नंबर तो को प्राइम नंबर नहीं है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लोग सिंपलेस्ट पॉइंट तक ले जाएंगे तो वो रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अल्टीमेटली बालक को प्राइम नंबर ही बचता है। इसीलिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर को प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। बात क्लियर है ना। जैसे इसी चीज को अगर हम चाहे तो 2/7 भी लिख सकते हैं। ये चीज और ये चीज, ये दोनों फ्रैक्शन बालक एक ही चीज है ना। इसको कैंसिल करोगे 2 से 2 बार में और इसको 7 बार में, तो ये 2/7 हो गया। अब तुम बताओ कि ये 2 और 7 क्या है, ये कोई प्राइम नंबर है ना। और ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, समझ गए ना। तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सके और p और q को प्राइम नंबर हो और साथ साथ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यार वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकेंगे। क्लियर है बात। इरेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा, यानी कि ऐसा नंबर जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिख ही ना पाए। p by q के फॉर्म में बालक हम लोग लिख ही नहीं सकते ऐसे नंबर को, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2, √3, √5 है ना, पाई। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो सारा इरेशनल नंबर हो जाता है। क्यों इरेशनल नंबर हो जाता है कि यार तुम पूरा जोर भी लगा लोगे ना तो इसे तुम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, जहां p और q को प्राइम है। इसे भी तुम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, इसे भी नहीं लिख पाओगे। तुम बोलोगे इसे तो हम लोग लिख पाते हैं। वो इसका पाई का जो वैल्यू 22/7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बालक, है ना। पाई जो है इसे इरेशनल बोला गया है, रूट के अंदर 3.14 आता है। बात क्लियर है ना। तो ये सारा का सारा ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब नीचे का जो ये 3 बात है, पूरे गौर से, पूरे ध्यान से इसे समझना, पूरे ध्यान से बालक इसे समझोगे तुम, है ना, आराम आराम से और ध्यान से भी। देखो पहला बात ये है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, p एक कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, है ना, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि p कोई भी एक प्राइम नंबर है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है। अगर ये 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो 2 जो है ये 4 को भी डिवाइड करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। तुम बोल सकते हो कि ये एक्सियम है, तुम ऐसा बोल सकते हो, है ना। यानी कि इसको प्रूफ का जरूरत नहीं है, तुम इसे देख सकते हो कि 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा, है ना। 16 को 2 डिवाइड कर दिया, है ना, तो इसको भी ये डिवाइड कर देगा। बात क्लियर है। उसी तरीके से कोई और प्राइम नंबर ले लो, जैसे 5 है। 5 अगर 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, अगर कर दे रहा है, अगर ना करे तब का बात नहीं है। अगर ये 25 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर दे रहा है तो कॉमन सेंस से भी तुम बोल सकते हो कि पक्का है कि 25 को भी 5 डिवाइड कर देगा। जिस नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर दे तो उस नंबर को भी वो नंबर डिवाइड कर देगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी जरूरत पड़ेगा प्रूफ वगैरह में बालक, है ना। तुरंत हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखो अगला बात, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहां पर तुम ऑलवेज का भी यूज कर सकते हो। हमेशा वो इरेशनल नंबर होगा। एक रेशनल को और एक इरेशनल को तुम जोड़ लो या घटा लो, वो हमेशा इरेशनल होगा। जैसे कि देखो ये रेशनल नंबर है बालक, ये जो है ये इरेशनल नंबर है, तो इसके बीच में तुम प्लस लगा लो, ये भी इरेशनल बन जाएगा, या तुम इसके बीच में माइनस लगा लो तो ये भी जो है ये इरेशनल नंबर बन जाएगा हमेशा। बात क्लियर है ना। तो ये बात भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। ये सब तुम 9th में पढ़े होगे, बट 10th में भी है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है आजकल, तो ध्यान से इसे रिवाइज करोगे। उसके बाद है द प्रोडक्ट एंड कोसेंट, है ना, द प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। वो जीरो नहीं होना चाहिए। तुम एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, बशर्ते वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। वो भी जो नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद आएगा
वो एक इरेशनल ही होगा। जैसे देखो 2 अभी लिए थे और एक ले रहे हैं √2, है ना। अब तुम क्या करो कि इन दोनों के बीच में इन दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे इसको हम यहाँ ला करके डिवाइड कर लिए, डिवाइड करोगे तो कंप्लीट ये एक नंबर बना ना, रेशनल और इरेशनल बना। रेशनल को जब हम लोग इरेशनल से डिवाइड करें या इरेशनल को हम लोग रेशनल से डिवाइड कर दे, तुम इस नंबर के बारे में बोल लो या इस नंबर के बारे में बोल लो, ये कंप्लीट नंबर और ये कंप्लीट नंबर हमेशा इरेशनल ही होगा। उसी तरीके से 2 × √2 ये भी एक इरेशनल होगा, है ना। या तुम 3 × √2 कर लो, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आता है। तो ये भी बात तुम्हें ध्यान होना चाहिए बालक। तो यहाँ तक बालक हम लोग बात को क्लियर कर लिए। अब जो एक क्वेश्चन आता है, अब जो बालक के क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। और एक क्वेश्चन हम लोग तुरंत करेंगे कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। बात क्लियर है ना। 2 टाइप का क्वेश्चन कर लो। देखो ऐसा क्वेश्चन आने का बालक ना चांस ज़्यादा बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये जब दोनों क्वेश्चन सीख जाओगे ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, बारीकी से इसे सीखोगे। एक एक बात हम सिंपल करके बताने वाले हैं, आराम आराम से इसे सीखोगे और एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में जाकर के बना दोगे। बालक गोल है अपना कि √2 को इरेशनल प्रूफ कर दिया जाए। मैथ्स का एक बड़ा ही प्यारा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैथ्स में कुछ चीज़ें डायरेक्ट प्रूफ हो जाती हैं और कुछ चीज़ें बालक इनडायरेक्ट प्रूफ होती हैं। मतलब ये है कि √2 को हम लोग डायरेक्टली इरेशनल नहीं प्रूफ कर सकते हैं, इनडायरेक्टली करेंगे। कैसे? √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो यार हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि √2 रेशनल है और फिर जो हम लोग माने हैं उसी को गलत प्रूफ कर देंगे। अगर एक नंबर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इरेशनल हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या करें, इफ पॉसिबल, है ना, इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। लेट कर लिया जाए कि √2 जो है ना ये एक रेशनल नंबर है। बात क्लियर है। अब इसी स्टेटमेंट को जो हम लोग लेट किए उसे गलत प्रूफ करना है। अब इसमें अपना फोकस लगा दो कि ये गलत कैसे प्रूफ होगा। भाई अगर √2 रेशनल नंबर है तो बोला जा सकता है कि देन इट कैन बी रिटेन, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, एज a/b या p/q। इसे हम लोग p/q के फॉर्म में बालक लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, वेयर p and q आर को प्राइम, है ना, एंड p and q आर को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब भी तुमको समझा दिया गया। क्या बालक? जिसका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। बात क्लियर है ना। मतलब कि इन दोनों का डिवाइजर या फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो। बात क्लियर है। तो यहां पर अगर √2 रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं बालक कि √2 = p/q। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। ध्यान दोगे अब यहाँ पे, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा और इसको स्क्वायर करोगे तो p²/q² आ जाएगा, है ना, p²/q² आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तुम यहाँ ध्यान से देखोगे कि अगर हम इस q² को इस साइड ला दें और 2 को इस साइड लेकर के चले जाएं तो ये आ गया p²/2, है ना, p²/2 = q²। इसको अगर तुम बारीकी से देखो ना, ध्यान से सुनना, इसको अगर तुम बारीकी से देखो तो तुम्हें ये बात रियलाइज होगा बालक कि p² को 2 डिवाइड कर दे रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जा रहा है। जैसे ऐसे तुम सोच सकते हो कि 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बालक इस तरीके से 5 आ जा रहा है। अगर किसी चीज़ को फ्रैक्शनल वैल्यू के इक्वल टू में कोई इंटीजर वगैरह आ जाए, कोई नेचुरल नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो उसका डिवाइजर है, इसका ये डिवाइजर है तभी ये इंटीजर आया। अगर देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर 9/2 होता तो ये इंटीजर ना आकर के ये डेसिमल वाला नंबर आ जाता। देख रहे हो ना, ये डेसिमल वाला नंबर आ जा रहा है। डायरेक्टली अगर कोई नेचुरल नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका डिवाइजर है। यानी कि इसको देख करके हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको देख करके हम लोग p²/2 कोई एक इंटीजर आ जा रहा है, कोई एक नेचुरल नंबर आ जा रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, कि 2 डिवाइड्स
टू जो है ये डिवाइड कर दे रहा है पी स्क्वायर को टू डिवाइड कर दे रहा है। और हम लोग अभी अभी पढ़े बालक कि अगर टू डिवाइड कर देगा पी स्क्वायर को तो टू पी को भी डिवाइड कर देगा, है ना। तो लिखेंगे देन टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, है ना। पी को भी डिवाइड कर देगा, पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो पी को भी कर देगा। यहां तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक बात क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से देखोगे, यहां के बाद बालक बिल्कुल ध्यान से देखोगे। थोड़ी देर के लिए यहां पर अगर हम लोग p को लेट कर ले, नाउ लेट p इज इक्वल टू 2a लेट कर लेते हैं। p को हम लोग 2a लेट कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। p 2a लेट कर ले रहे हैं, लेट करने में क्या है ना। अगर p को हम लोग 2a अगर लेट कर लिए प्रूफ के लिए तो ये जो इक्वेशन है बालक ये बन जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बालक 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसी इक्वेशन को, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन 1 में हम लोग p का वैल्यू 2a जो लेट किए थे वो पुट कर दिए, ऐसा कुछ डेटा बन के आया। अब एक बात देखोगे कि इसको अगर हम इधर भेजें तो ये 2 स्क्वायर हो गया और ये जो है बालक ये 4a स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। अब ये बात बोल रहे थे कि इस 2 से इसको कैंसिल किया जाए तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को इधर ला दे तो यार ये q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। यहाँ पर a स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो q स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर आ जा रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, है ना, कि 2 जो है ये डिवाइड कर रहा है, 2 जो है बालक ये डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को। यहाँ से बोल सकते हैं ना, सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 2 जो है ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर देगा, है ना। देन 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। q स्क्वायर को अगर डिवाइड कर दिया तो यार वो q को भी डिवाइड कर देगा। अब 2 बात को यहाँ पर ध्यान से देखो। एक बात यहाँ देखो कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, यानी कि p का फैक्टर 2 है। यहां है कि 2 डिवाइड कर रहा है q को, यानी कि q का भी फैक्टर 2 है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात मिला कि p और q का एक फैक्टर हम लोगों को, इसका भी फैक्टर 2 मिला और इसका भी फैक्टर 2 मिला। मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर एक 2 भी मिल गया। जब ये को प्राइम हम लोग लेट किए थे तो इसका एक ही फैक्टर होना चाहिए था, है ना, दैट इज 1। हम लोग लेट किए थे ना बालक, यहाँ पर हम लोग लेट किए थे इसको रेशनल नंबर लेट किए थे तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता था और p और q वहाँ पर को प्राइम होना चाहिए था, है ना, को प्राइम होना चाहिए था। इसका मतलब ये था कि इसका केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए था, डेट इज़ 1। बट हम लोग जब इसे प्रूफ करना स्टार्ट किए तो प्रूफ करते करते हम लोग ये बात प्रूफ कर पाए कि इसका एक और फैक्टर हम लोगों को मिल रहा है, डेट इज़ 2। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर नहीं है ना। p और q जो है बालक ये रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर ये p और q रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब जो हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए माने थे कि ये रेशनल नंबर है, ये हम लोग गलत लेट कर लिए थे। तो यहाँ के बाद तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना, यहाँ के बाद डायरेक्टली लिख सकते हो। ध्यान देना, ऐसे ही स्टेटमेंट तुम बनाओगे, लिख सकते हो बालक, सो वी गेट 2 as a factor of p and q other than 1, p and q other than 1। ये बात लिख लोगे, है ना। इसके बाद तुम यहां पर लिखोगे सो आवर अजम्पशन जो था हम लोगों का बालक वो डेट √2 is a rational number is wrong, है ना। हम लोगों का जो एजम्पशन था बालक ये गलत एजम्पशन था, है ना। और अगर ये गलत एजम्पशन था इसका मतलब √2 जो है वो रेशनल नहीं है। अब जब वो रेशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। डिटेल पूरा है ना। लिखना कैसे है
हम तो समझा दिए पूरा बात। एक बार अपने बुक में एग्जाम्पल वगैरह में इसका सॉल्यूशन दिया होगा, उसको अच्छे से देखोगे, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे लिखोगे, पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखोगे, लाइन बाय लाइन, फुल मार्क्स मिलेगा और ये क्वेश्चन आने का चांस होता है। अब इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा वीडियो को रोक लो, अभी तक जितना पढ़ा है उसको यूज करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद इसे सॉल्व करो। देखो पहले ये क्वेश्चन आता था, √2 को इरेशनल प्रूफ कर दो या √3 को इरेशनल प्रूफ कर दो, √5 को इरेशनल प्रूफ कर दो, लेकिन आजकल जो है ना 1-2 साल से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। एक बार जरूर ट्राई करोगे और यार उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखोगे। देखोगे बालक, यहाँ पर गिवन जो है ना, गिवन में लिखोगे, अच्छे से लिखोगे बालक एग्जाम में, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। गिवन में लिखोगे कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √2 जो है ये इरेशनल नंबर, ये गिवन है और प्रूफ भी हमें करना है। तो प्रूफ में लिखोगे कि 5 + 3√2 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी बालक एक इरेशनल नंबर है, ये बात प्रूफ करना है। चलो प्रूफ में चलते हैं, है ना। प्रूफ में हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन प्रूफ किए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि बालक हम लोग थोड़े देर के लिए लेट कर लेंगे। लेट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर, और फिर इसी बात को जो हम लोग लेट किए हैं इसे गलत प्रूफ कर देंगे, है ना। इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है, इट मीन्स बालक कि 5 + 3√2 को हम लोग लिख सकते हैं p/q, है ना। इसको बालक हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ब्रैकेट में लिख लोगे वेयर P and Q आर को प्राइम, आर इंटीजर या को प्राइम, इंटीजर भी यहाँ यूज किया जा सकता है, को प्राइम, एंड Q ≠ = 0, एंड Q ≠ 0, ये बात हम लोग ब्रैकेट में लिख लिए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से तुम्हारा गोल ये होना चाहिए भाई कि इस √2 को अकेले कर लिया जाए, बाकी को एक साइड कर लिया जाए, है ना। यानी कि 3√2 इज इक्वल टू p/q -5 हो गया, है ना। √2 इज इक्वल टू q, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें तो p - 5q हो गया। और इस 3 को देखो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसी को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम इसको देखो ध्यान से देखोगे बालक, ध्यान से देखोगे, RHS को घूर घूर कर देखो, RHS को घूर घूर कर देखोगे तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p और q को प्राइम है, को प्राइम नंबर, और यहाँ पर 5 और 3, इस पूरे को को प्राइम नंबर को मतलब एडजस्ट करोगे तो ये एक रेशनल नंबर बनेगा। ये रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। और LHS को देखो तो यार ये एक इरेशनल नंबर है, ये जो है एक इरेशनल नंबर है। देख पा रहे हो क्या तुम, ये एक इरेशनल नंबर है। अभी तक तो सबकी बात ये जान गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता है मेरे भाई, कभी नहीं हो सकता है ना। दिस एजम्पशन डायरेक्ट लिखोगे, दिस एजम्पशन यानी कि जो हम लोग माने थे, है ना, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दिस एजम्पशन सो, है ना, दिस एजम्पशन जो है बालक, ये जो एजम्पशन हम लोग किए थे, सो डेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हम लोग ये बात लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। ये जो एजम्पशन हम लोग किए हैं, यहाँ से एक बात हम लोगों को निकल के आ रहा है कि ये रेशनल, तो इसको भी रेशनल होना चाहिए था। मतलब यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर होना चाहिए था। बट वी नो, है ना, अगला लाइन लिखोगे, बट वी नो √2 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग ये बात जानते हैं कि √2 जो है ना ये इरेशनल नंबर है। एकदम ऐसे ही लिखोगे, पहला लाइन फिर ये लाइन लिखोगे, लास्ट में लिखोगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग। हम लोगों का जो एजम्पशन है बालक ये रॉन्ग है। अगर हम लोगों का एजम्पशन रॉन्ग है, एजम्पशन क्या था, हम लोग जो एज्यूम किए थे बालक वो ये कि ये एक रेशनल नंबर है, और अगर ये गलत बात है तो पक्का ये इरेशनल होगा। तो डायरेक्टली लिखोगे हेंस 5 + 3√2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर। इस तरीके से बालक आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना जितना हम अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं ना, अगर इतना तुम लिख दो एग्जाम में तो फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता इस टाइप के क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है? समझ गए? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए अच्छे से प्रूफ करने, ये क्वेश्चन भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट बात, थोड़ा सा HCF के बारे में हम लोग यहाँ पर बालक रिवाइज कर लेते हैं, जिसको GCD भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसे बोला जाता है। क्वेश्चन ये लिख करके भी आया है ऐसा, है ना, GCD। HCF का मतलब तुम लोग जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर अगर अपने पास 4 रहे और एक नंबर अपने पास 6 रहे, है ना, तो इसका यार फैक्टर है 1, 2 और 4। इसका फैक्टर जो है 1 है, 2 है, 3 है ना, और बालक एक 6 है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर का अगर बात किया जाए तो एक कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है और एक कॉमन फैक्टर बालक 2 मिल रहा है ना। तो कॉमन फैक्टर एक मिला 1 और एक मिला 2, इन दोनों में से जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो तो 2 है, इसीलिए इन दोनों का HCF जो है बालक, इन दोनों का जो HCF है वो 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो बड़ा ही सिंपल बात है। एक और एग्जांपल लेकर के देखा जाए, जैसे बालक एक 24 है और एक बालक 36 है, एक नंबर 24 और एक 36, इसका फैक्टर लिखा जाए, इसका फैक्टर हो जाएगा 2, 3, 4, है ना, और इसका हो जाएगा 6, 8, फिर बालक हो जाएगा इसका 12 और फिर हो जाएगा 24। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं बालक ताकि तुमको पूरा दिखे। और इसका देखा जाए तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 4 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा बालक फैक्टर इसका, 8 नहीं होगा, फिर इसका हो जाएगा बालक 9, है ना, 9 हो जाएगा, फिर इसका 12 हो जाएगा, 12 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा, फिर इसके बाद बालक इसका 18 होगा और फिर लास्टली 36 होगा। कोई दिक्कत? ये इसका बालक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए कॉमन फैक्टर एक तो ये मिला, है ना, कॉमन फैक्टर जो है एक बालक अपने को कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये मिल रहा है। अरे भाई चेंज हो जा भैया, देखो एक जो कॉमन फैक्टर है 1 मिल रहा है, दूसरा 2 मिल रहा है, तीसरा 3 मिल रहा है, चौथा बालक 4 मिल रहा है, फिर 6 भी मिल रहा है ना, और एक मिल रहा है बालक 12। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, यानी कि टोटल कॉमन फैक्टर अगर लिखा जाए तो एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और बालक 12 है। इन सब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? तो बालक 12 है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि HCF जो है इन दोनों नंबर का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो 12 है ना। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते कैसे हैं तुम लोग जानते ही होगे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए। जैसे कि अपने पास है बालक 24 और 36, तो दोनों नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लिया जाए, है ना। 24 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 36 को प्राइम फैक्टराइज कर लो जल्दी जल्दी। 2 से बालक 18 बार में, 2 से इसे 9 बार में, यहाँ पर 2 से 9 के बाद बालक 3 से 3 बार में, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। वो जो भी बता रहे थे HCF निकालने का तरीका, उसके लिए नंबर का सारा फैक्टर लिखना पड़ रहा था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर HCF निकाले तो यार इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम प्राइम फैक्टर से लिख लेंगे, यहाँ भी प्राइम फैक्टर से लिख लिए। अब हम लोग जो जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक बार, है ना। जैसे यहाँ पर एक कॉमन है 2, एक कॉमन है और 2 और एक और 3 कॉमन है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन दोनों नंबर का बालक HCF आ जाएगा। यानी कि HCF इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2 × 2 4, 4 × 3 12 हो जाएगा बालक। समझ पा रहे हो क्या? वैसे भी निकाले थे तो 12 ही आया था। तो ये रहा HCF निकालने का तरीका। अब HCF के बारे में एक खास बात ये है कि HCF तुम जिन भी 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर का निकालोगे, वो जो HCF आएगा बालक, वो पक्का वो सारे नंबर से छोटा होगा या सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर तुम HCF निकाले थे, अभी हम लोग किसका HCF बालक देखो 24 और 36 का जब HCF निकाले तो यहाँ जो HCF आ रहा है इन दोनों नंबर से देखो छोटा आ रहा है। 24 और 36 से छोटा है 12। किसी किसी केस में छोटे वाले नंबर के बराबर आ जाएगा। जैसे एक निकाला जाए 4 और 8 का हम लोग HCF निकालते हैं और 12 का भी HCF निकालते हैं। तो इन तीनों का जब तुम बालक HCF निकालोगे ना, निकाल करके चेक कर लेना, तो इसका HCF आएगा बालक 4। यहाँ पर नोटिस किया जाए कि ये जो HCF आ रहा है ये तीनों नंबर के सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर आ रहा है। यानी कि तुम बोल सकते हो
ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल वाला कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में एचसीएफ से रिलेटेड ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। एचसीएफ किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का, वो तीनों नंबर, चारों नंबर से छोटा होता है या सबसे छोटे वाले के बराबर होता है ना, छोटा होता है या सबसे छोटे वाले के बराबर होता है। बात समझ गए? ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम भी कराएंगे एचसीएफ से रिलेटेड। थोड़ा सा एलसीएम देख लिया जाए। एलसीएम का मतलब है बालक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम का क्या मतलब है भाई मेरे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, जैसे कि 4, 2 और 8, ये तीनों का एलसीएम निकालना हो, है ना, तो इसका मल्टीपल अगर लिखा जाए तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, इस तरीके से। इसका मल्टीपल लिखा जाए तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। यहाँ पर और लिखा जाए बालक तो यहाँ 10, 12, 14 इस तरीके से जाएगा। और इसका लिखा जाए तो 8 है, 16 है ना, 24 है, इस तरीके से इसका मल्टीपल आया। अब की बार, पिछले बार में एचसीएफ में फैक्टर का हम लोग डिस्कशन किए थे, इस बार मल्टीपल का डिस्कशन करेंगे। तो ये मल्टीपल हुआ, है ना, देखोगे ध्यान से भाई, ये मल्टीपल हुआ। इन सारे मल्टीपल में अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल का बात करें भाई, कॉमन मल्टीपल का बात करें तो एक ही मिल रहा है। देखो ये वाला ध्यान से देखो, यही एक मिल रहा है, और भी मिलेगा, और भी मिलेगा। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, देखो 2 का मल्टीपल 16 भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक और मल्टीपल हम लोगों को मिल गया, एक और मल्टीपल मिल गया तीनों में। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। और आगे इसको प्रोसीड करोगे ना तो इसमें भी 24 आ जाएगा। और आगे प्रोसीड किया जाए, यहाँ 24 आ गया, इसको प्रोसीड किया जाए तो 18, 20, 22 और 24, तो एक और मिल जाएगा तुमको, है ना, एक और तुमको मल्टीपल मिल जाएगा, कॉमन मल्टीपल। मतलब कि इन तीनों में अभी तक हम लोगों को 3 कॉमन मल्टीपल मिला। एक मिला 8, एक मिला 16, एक मिला 24। बहुत सारा कॉमन मल्टीपल मिल सकता है। उन सारे कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है वही एलसीएम हो जाता है। यानी कि इन तीनों के लिए जो एलसीएम होगा वो बालक 8 होगा, है ना। कॉमन मल्टीपल 8 था, 16 था, 24 था, और आगे जाओगे तो यार 32 आ जाएगा, है ना। तो इन सब में छोटा कौन है? 8 है ना, तो 8 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के बारे में खास बात क्या है कि जिन भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है ना, उन नंबर से एलसीएम हमेशा बड़ा आता है या सबसे बड़े वाले नंबर के इक्वल आता है। जैसे यहां पर देखो एलसीएम 8 आया, इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा 8 है, इसके इक्वल आ जाएगा, या तीनों से बड़ा आएगा, चारों से बड़ा आएगा, दोनों से बड़ा आएगा। तो एलसीएम जो है ना, ये बड़ा आता है या बड़े वाले के इक्वल, और एचसीएफ जो है वो छोटा आता है या छोटे वाले के इक्वल आता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यार वर्ड प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसा क्वेश्चन कराया गया है लाइव क्लास में भी, है ना, लाइव क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। और एक अलग से वीडियो और बना दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, टॉप 20 क्वेश्चंस करके वो जो है लाइव क्लास नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा। और 20 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम अपलोड कर दे रहे हैं एग्जामिनेशन से पहले तक। अभी थोड़ा इस बात को हम लोग देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 7। देखो ऐसा क्वेश्चन पढ़ने से ही, देखने से ही समझ में आ जाता है कि यार जो आंसर आने वाला है ना, वो गिवन नंबर से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है। अगर बड़ा आ रहा है तो यार एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि अभी अभी देखे थे एलसीएम हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है ना। और अगर छोटा लगे कि आंसर छोटा आने वाला है गिवन नंबर से, तो एचसीएफ निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर गिवन नंबर भाई मेरे ये है, तुम पढ़ के देखो, फिल करके देखो, तुमको रियलाइज हो जाएगा कि बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, सबसे छोटा नंबर बताओ जो इनसे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, और यार इससे भी डिवाइड हो जाए। यानी कि ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। इन सारे नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताओ। तो भाई जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो 2 से बड़ा ही होगा। 3, 4, 5, 7 ये सबसे जो डिवाइड होगा जो नंबर, वो इन लोगों से बड़ा ही होगा। यानी कि इस केस में हमें एलसीएम निकालना है ना। डायरेक्ट लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर इज, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ, एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 7, है ना। निकाल लिया जाए एलसीएम भाई। इस तरीके से भी तो
लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इस तरीके से भी तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना, निकाल लिया जाए, एक बार में, दो बार में, है ना। अब ये जाएगा क्या किसी से? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जब बालक 6 हो गया, 6 × 7 और 5 × 2 यानी कि 10, ये आ गया बालक 42 और इंटू 10 यानी कि 420, यानी कि 420 वो सबसे छोटा नंबर होगा, है ना, सबसे छोटा नंबर होगा जिसको ये पांचों नंबर डिवाइड कर देगा। देख रहे हो ना, बड़ा नंबर था इसीलिए हम लोग एलसीएम निकाले। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो, देखो इसको पढ़ के, वीडियो को रोक लो, पढ़ के देखो कि बड़ा लग रहा है तुमको पढ़ने से कि बड़ा आंसर आएगा या छोटा आंसर आएगा, एक बार देख लो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 24 एंड 28। सबसे बड़ा नंबर बता दो जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 28 को भी डिवाइड कर दे। भाई जो 24 को डिवाइड करने वाला नंबर होगा, 28 को डिवाइड करने वाला नंबर होगा, वो इन दोनों से छोटा ही होगा तभी तो डिवाइड कर पाएगा, बड़ा नंबर थोड़ा डिवाइड करेगा। बात क्लियर है ना? यानी कि इस कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है कि जो आंसर आएगा इन दोनों से छोटा आएगा, और अगर छोटा आएगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, है ना। तो डायरेक्ट लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ, है ना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 28। तो एक और एचसीएफ निकालने का तरीका तुम पढ़े हो इस तरीके से, एक बार में 24, यहाँ पर 4 आया, इसको यहाँ ला दिया जाए, है ना, 24 को यहाँ ला दिया जाए, और जहाँ बालक रिमाइंडर 0 आ गया उसी का डिवाइजर हम लोगों का एचसीएफ हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एचसीएफ यानी कि 4। कोई दिक्कत? यहाँ तक बालक आई होप अच्छे से सारा बात क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बालक, है ना, आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस करोगे उसे। लाइव वाले सेशन में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लाइव वाले सेशन में टॉप 20 क्वेश्चन हुआ है, उसमें वैसा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। और भी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे उसमें स्ट्रगल करते हैं, वैसे क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बना रहे हैं। बात क्लियर है ना? तब तक तुम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, लाइव में 20 क्वेश्चन कराए थे, उसको अच्छे से ट्राई कर लेना। ठीक है बालक, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो तुम्हें अच्छे से समझना होगा, ये बात और ये बात। और ध्यान रहे कि जो भी ये पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बालक तुमको टेलीग्राम वाले लिंक पर मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर इसको आज हम अपलोड कर देंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं ना इसका नोट्स, ताकि ये तो पढ़ ही लिए, अब एक बार एग्जामिनेशन से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना। देखो यहाँ पर बात ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। अब की बार ये सिलेबस में है तुम्हारे। देखो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, पढ़ने से पहले इस लाइन को पढ़ने से पहले एक बात देखो, एक कॉम्पोजिट नंबर लिखते हैं, देखो 8 लिख लेते हैं, एक और कॉम्पोजिट नंबर लिख लेते हैं बालक हम 36 लिख लेते हैं, है ना, 36 लिख लेते हैं। 2 कॉम्पोजिट नंबर लिख लिए। एक बात तो क्लियर है ना कि ये दोनों कॉम्पोजिट है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है भाई। इसको प्राइम फैक्टराइज किया जाए, इसको प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 2 से 4 बार में, ये 2 से 2 बार में, यानी कि भाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। उसी तरीके से 36 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया जाए अगर, है ना, तो 18 आ गया 2 से 9 बार में, और फिर बालक 3 3 जा 9, यानी कि हम लोग 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना? देखोगे ध्यान से तो ये कॉम्पोजिट नंबर था, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख लिए। 2 तो प्राइम नंबर है, 2 और 3 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ 36 एक कंपोजिट नंबर था, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख लिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बनता है, थ्योरम ये है कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो लिखावट होगा, वो जो नोटेशन होगा, वो यूनिक होगा बालक। यानी देखो यहाँ पर 8 = 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई और नोटेशन लिख देंगे, 2 का पावर 3 ही लिख पाएंगे। 8 को हमेशा 2 का पावर 3 ही लिख पाएंगे, 2 × 2 × 2 ही लिख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि और भी कुछ लिख देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। वो जो नोटेशन है वो यूनिक होना चाहिए। उसी तरीके से इसको देखा जाए, 36 को देखा जाए, 36 को हम लोग 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3, देखो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है कंपोजिट नंबर को, लेकिन ये जो नोटेशन है ना, ये यूनिक होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, जैसे देखो 36 को हम लोग 3 का पावर 2 × 2 का पावर
2 का पावर 2 ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट ये मैटर जरूर करता है कि जो इसका कंटेंट है यही रहेगा, ऑलवेज रहेगा। इसीलिए यहां पर एक बात लिखा होगा यूनिक। ध्यान से देखो, अब इसको देखा जाए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना, ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी बात ध्यान रखोगे, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। और एक बात इसे ध्यान देना है कि एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर 1 से बड़ा, कैन इधर बी अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर होगा, या कैन बी रिटन एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसी को अलग तरीके से लिख दिया गया, कोई भी 1 से बड़ा नंबर या तो वो प्राइम होगा या तो वो प्राइम के प्रोडक्ट में यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। तो यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ध्यान से देखोगे, और आजकल ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि सो डेट गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बालक, बहुत बार आ रहा है 2 ही मार्क्स में, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 टर्म है, यहां से यहां तक एक टर्म और प्लस लग गया तो ये एक अलग टर्म है, 2 टर्म है। इस नंबर को हम लोग पहले 13 अगर कॉमन ले लें, है ना, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, तो बालक यहाँ पर 5 × 11 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है। तो 13 × 55 + 1 56 यहाँ लिख लिए, है ना। यहाँ पर बालक हम लोग लिख सकते हैं 13 × 2 × 28, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये जो x नंबर था, लेट कर लिया जाए, ये नंबर x था, ये जो बालक x नंबर था, इसको हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू प्राइम नंबर, है ना, एज ए प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर यहाँ पर लिख लिए। या तुम बोल सकते हो कि इसे हम लोग लिख लिए, इसका 13 भी एक फैक्टर आ गया, 2 भी एक फैक्टर आ गया, 28 भी फैक्टर आ गया। इसको और ब्रेक किया जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जा रहा है। 3 तो यहीं देख लिए। अब जैसे यहाँ पर 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 14, है ना, 2 × 14 लिख सकते हैं, और उसको भी लिख सकते हैं 2 × 7 × 2 लिख सकते हैं। तो यार इस तरीके से इसका बहुत सारा फैक्टर मिल जाएगा, इस नंबर का बहुत सारा फैक्टर मिल जाएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर जो है ना, ये एक कंपोजिट नंबर है। ये भी तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। लाइव में भी हम ऐसा क्वेश्चन बालक करवाए हुए हैं, है ना, और ऐसा क्वेश्चन और भी वीडियो में हम ला रहे हैं। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, 2 नंबर अच्छे से लिखने का जो तरीका है, सलीखा है, उससे अच्छे से सीखोगे। बात क्लियर है ना। बाकी हम लोग रियल नंबर का जो वीडियो आने वाला है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, उसमें हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तब तक तुम बुक्स वगैरह से सॉल्व करो। इस टाइप का बालक और भी वीडियो आने वाला है 1 शॉट रिवीजन के लिए। A to Z चैप्टर का हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स और मैथ्स का अपलोड कर दे एग्जामिनेशन से पहले। अगर बात समझ में आ रहा हो, पढ़ाई तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तो यार चैनल को ग्रो होने में ज़रूर हेल्प करना, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन को और प्लेलिस्ट को बालक चेक करोगे, तुम्हारे लिए काफ़ी सारा कंटेंट तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल पर अपलोडेड है। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।